गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं कनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरिक इरिक्सन। आई होप आपको याद होगा कि हमने अभी एक शॉर्ट वीडियो में बात की थी कि कौन है ये इरिक इरिक्सन और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आज हम डिटेल में इरिक इरिक्सन को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को ख़राब किए हुए चलते हैं आगे। इरिक इरिक्सन का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इरिक इरिक्सन थे कौन। तो इरिक इरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था और ये कौन थे? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और एक मनोविश्लेषक थे। जो इरिक्सन थे वो सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। मतलब मीन्स सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है ये आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का क्या नाम है। और जो ये इरिक्सन है ये सिगमंड फ्रॉइड से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने क्या किया था, सिर्फ बचपन के बारे में बात की थी। मीन्स उनकी जो थ्योरी है वो चाइल्डहुड पर ही डिपेंड थी, जबकि जो आपके इरिक्सन है इन्होंने पूरे जीवन की प्रक्रिया की बात की है। तो इरिक्सन की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ से ही ये क्वेश्चन बन जाता है कि साइको सोशल थ्योरी किसने दी या फिर इरिक्सन की थ्योरी का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से कौन प्रभावित थे। तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से इरिक्सन जो है वो प्रभावित थे। नेक्स्ट, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या? पहले हम जानते हैं कि साइको सोशल डेवलपमेंट या मनोसामाजिक विकास का अर्थ क्या है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशल। मीन्स व्यक्ति का मनोविज्ञान और सामाजिक विकास। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की बात हो रही है किसके? व्यक्ति के। इरिक्सन ने क्या कहा इसके बारे में कि व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है तथा प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके, जब हमने जन्म लिया तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक चलता रहेगा। और इन सभी मतलब जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेजेस आपको पता है ना, जैसे चाइल्डहुड स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड है या फिर आपकी लेट चाइल्डहुड है। इनमें सब में क्या होता है कि अलग अलग मनोसामाजिक संघर्ष का सामना हमें करना होता है। अब ये मनोसामाजिक संघर्ष क्या है ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इरिक्सन ने विकास चरण में व्यक्ति के विकास के 8 चरणों की बात की है, जो कि अलग अलग एज में होते हैं। जैसे 0 to 1 में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 1 to 3 ईयर्स में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट, 3 to 6 ईयर्स में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 6 to 12 में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, 12 to 18 ईयर्स पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, 18 to 40 ईयर्स पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 40 to 65 ईयर्स पे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 65 प्लस पे मीन्स 65 वर्ष से ऊपर पर क्या होता है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो आपकी टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। 8 स्टेप्स हैं या 8 आपके विकास के चरण हैं। कैसे कैसे उनको डिवाइड किया, कौन सी एज में कौन सा साइको सोशल क्राइसिस आपको देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है कि इन सब क्राइसिस को हम लोग डिटेल में या इन सब स्टेजेस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ हम लोग। फर्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज 1, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। किस एज ग्रुप में होता है? 0 to 1 ईयर्स में। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो 0 से 1 वर्ष का मीन्स जब पैदा हुआ बच्चा तब से लेके 1 वर्ष तक का जो बच्चा है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है किस पर? अपने पेरेंट्स पर या फिर गार्जियंस पे, जो भी उसकी देखभाल कर रहे हैं।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कोई उसको नीड या रिक्वायरमेंट कोई है या फिर किसी से उसको डर लग रहा है, अननोन व्यक्ति से छोटा बच्चा जो होता है वो डरता है, स्ट्रेंजर से, है ना, स्ट्रेंजर फियर बच्चे के अंदर होता है। तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्या है, अगर उसे किसी भी चीज़ की नीड है, उसे भूख लगी है, वो रोने लगा, मदर आई, तुरंत उसको दूध दे दिया, उसने दूध दे पिला दिया उसे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि बच्चे के अंदर क्या विकसित होगा, विश्वास अपनी मदर के प्रति, ठीक है। या फिर कोई भी स्ट्रेंजर उसके पास आया और मदर आई और उसको गोदी में उठा लिया उन्होंने, तो ऐसे में उसको क्या होगा कि उसको सुरक्षा की भावना का मतलब भावना जो है वो उत्पन्न होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर कोई भी मेरे साथ कुछ भी नुकसान करेगा मेरे को, तो मेरी मदर है मेरे पास जो मुझे सेव कर लेंगी, और अगर मुझे कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मेरी मदर उसको फुलफ़िल करेंगी। तो ऐसे में उसके अंदर विकसित होते हैं विश्वास और सुरक्षा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है कि अगर बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और उसकी मदद के लिए उसकी मदद नहीं आई, तो उसके अंदर अविश्वास या असुरक्षा की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा है विश्वास बनाम अविश्वास। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मदर उसको सेव कर रही है, तो उसके अंदर विश्वास डेवलप होगा जो कि आगे तक उसके अंदर रहेगा, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे तक इसी तरह से डेवलप होती चली जाती हैं। अगर मदर उसको सेव नहीं कर रही है, मदर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रही है उस टाइम पे, तो उसके अंदर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि कोई भी मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टेज की सॉरी, इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ये जो वर्च्यू है, इसका वर्च्यू होगा होप या आशा। वर्च्यू का मतलब होता है एक पॉजिटिव साइन। अगर बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, मीन्स उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर एक आशा उत्पन्न होगी कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं रहूँगा तो मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो गार्जियंस हैं वो मुझे हेल्प करेंगे या मुझे सेव कर लेंगे। तो उसके अंदर आशा का डेवलपमेंट हो रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट या विश्वास बनाम अविश्वास में कौन सा वर्च्यू उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए आशा। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेज 2 क्या थी, ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट। ऑटोनोमी वर्सेस शेम या डाउट का मतलब है स्वायत्तता या फिर शर्म या फिर संदेह, ठीक है। ये किस एज में होता है, 1 से 3 वर्ष में। इसमें क्या होता है कि बच्चा इस एज में आके खुद से कार्य करना सीखता है। आपने कभी देखा होगा एक छोटे बच्चे को जो कि 1 से 3 वर्ष का है, कोई भी काम वो खुद से करना चाहता है। अगर आप उसको खाना खाने के लिए देंगे, बेशक वो नहीं खा पाएगा, सारे में बिखेरेगा, लेकिन उसको खुद से खाना है। अगर नहाना है तो खुद से नहाना है, नहा के कपड़े पहनने हैं तो खुद से पहनने हैं। तो ऐसे सभी कामों को वो स्वयं से करना चाहता है। अगर ऐसी सिचुएशन में जो उसकी मदर है वो उसे कार्य करने देती है, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर आत्मनिर्भरता या स्वायत्तता क्या होगी, विकसित होगी। और पेरेंट्स उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, करो। अगर वो करना चाह रहा है कि उसको खाना खुद से खाना है तो ठीक है, खाओ। आप उसे बताएं कि बिखेरना नहीं है, चम्मच को ऐसे पकड़ना है, ऐसे खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर आत्मनिर्भरता विकसित होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खुद से इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चा घंटों तक लेके खाना बैठा रहे और पेरेंट्स उसका वेट करते रहें। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको डांट देते हैं, नहीं तुम रहने दो, बिखेर दोगे, गंदा कर दोगे, तुमसे नहीं होगा। तो ये जो वर्डिंग्स हैं ये बच्चे के अंदर शेम और डाउट को डेवलप करते हैं, मीन्स शर्म और संदेह को डेवलप करते हैं। उसको लगने लगता है कि मैं खुद से किसी भी काम को करने के योग्य नहीं हूँ, ठीक। तो ये जो ऑटोनोमी वाली सिचुएशन है, बच्चा खुद से करता है, पेरेंट्स अगर उसको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे में उसके अंदर इच्छा शक्ति जो है वो डेवलप होती है। तो इसका वर्च्यू क्या है, विल या इच्छा शक्ति। मीन्स उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि वो खुद से कर सकता है, और उसे ये विश्वास भी है कि वो कर लेगा, क्योंकि पेरेंट्स उसको मोटिवेट कर रहे हैं कंटिन्यू कि वो कर सकता है, ठीक है। तो स्टेज 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेज 3 क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या हुआ,
ये क्या है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा जो है नई नई गतिविधियां करना स्टार्ट करता है और जो गतिविधियां वो कर रहा है, ऐसे में अगर उसको मोटिवेशन मिलता है तो उसके अंदर इनिशिएटिव विकसित होता है। इनिशिएटिव कहते हैं किसी भी कार्य को करने की पहल, इनिशिएटिव लेना मतलब कहते हैं ना पहल करना। तो पहल ये इस तरह का सिचुएशन होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको किसी भी काम को करने से बार बार रोकते हैं तो उसके अंदर गिल्ट विकसित होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जो ये 3 to 6 ईयर वाला बच्चा है, चाइल्डहुड स्टेज में होता है और इसको हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो पाई जाती है। अगर वो रेडियो पहले चलते थे ना, रेडियो पे हम सुनते थे, तो रेडियो सुन रहा है, उसको अचानक से लगता है कि इस रेडियो के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही, कौन इस रेडियो के अंदर बैठा हुआ है। अब वो क्या करेगा, उसको चारों तरफ से घुमाएगा, खोलेगा, इधर उधर देखेगा। ऐसे में दो सिचुएशन है कि बच्चा या तो उसको छेड़ेगा ही नहीं, और अगर छेड़ेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है तो वो उसको ख़राब भी कर सकता है, पूरी तरह उसको खोल भी सकता है। अब उसने अगर उसको ख़राब कर दिया, पूरी तरह खोल दिया, तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है बेटा, पेरेंट्स ने उसको और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि इसमें ऐसे होता है, यहाँ से आवाज़ आती है, कोई ऐसे इसके अंदर बैठ के नहीं बोल रहा है। तो उसके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होगी, मीन्स हर चीज़ को जानने की इच्छा जागृत होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स ने उसको वहीं पे डांट दिया कि क्या किया तुमने, नुकसान कर दिया, रेडियो तोड़ दिया, ये वो, तो ऐसे में उसके अंदर एक गिल्ट विकसित हो जाएगा और ये आगे तक के लिए रहेगा। मैंने अभी बताया ना कि कोई भी स्टेज जो चल रही है, वो जो भी चीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है वो लंबे टाइम तक, मीन्स उसकी लाइफ टाइम के लिए ही रहेगी। तो आगे क्या होगा कि उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की पहल जो है वो दब जाएगी, मीन्स वो किसी भी कार्य को करने की कोशिश नहीं करेगा। इवन उसको गिल्ट फील होता रहेगा कि मैं अगर करूँगा तो मुझसे नुकसान हो जाएगा। इसमें कौन सा वर्च्यू होगा, पर्पज, उद्देश्य, मीन्स उसके किसी भी कार्य को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसमें क्या है, 6 to 12 ईयर्स, लेट चाइल्डहुड। इसमें बच्चा जो है विद्यालय जीवन में बच्चा मेहनत करना सीखता है, नई नई योग्यताएं विकसित, मीन्स बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका है, वहाँ पे नई नई चीज़ों को वो सीख रहा है, उसके अंदर कुछ नए स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसे में जब वो स्किल्स डेवलप होते हैं, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर बच्चा है इस क्लास में गया, वहाँ उसको और भी बच्चे मिले, उसने उसको कुछ भी करते हुए देखा, उसको लगेगा मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर उस काम को करने में उसको सफलता मिल जाती है तो क्या होगा, कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। और यदि वो असफल हो जाता है तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी विकसित होती है। मीन्स कॉम्पिटेंसी मतलब जैसे क्या कहना चाहिए कि एक कंपटीशन होता है ना बच्चे में कि ये ऐसा कर रहा है, इससे अच्छा मैं करके दिखाऊंगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं। लेकिन यहाँ भी टीचर को और पेरेंट्स को उसे बच्चे को जो है वो पूरी तरह से मोटिवेट करना होगा कि हाँ, यू कैन डू, आपको करना चाहिए, आप और बेहतर कर सकते हो। इस तरह की वर्डिंग अगर होगी तो उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगा। अगर नहीं करते हैं हम ऐसा तो फिर उसके अंदर इन्फीरियरिटी आएगी कि वो मतलब हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा कि वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। किसी भी कार्य को अगर वो करता है तो उसको असफलता ही मिलती है और आगे वो प्रयास करना जो है वो बंद कर देता है। और इसमें वर्च्यू क्या डेवलप होगा, कॉम्पिटेंसी या योग्यता, किसी भी कार्य को करने की योग्यता का विकास होना। नेक्स्ट स्टेज 5 हमारी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। मीन्स पहचान बनाम रोल कन्फ्यूज़न का मतलब है भूमिका संदेह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये एज जो है ये कौन सी अवस्था है, 12 to 18 ईयर्स, किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था में आइडेंटिटी को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि यहाँ हमने शायद जब कभी एडोलसेंस एज पढ़ी होगी तो हमने पढ़ा था कि एडोलसेंस के साथ बड़ा कन्फ्यूज़न है। किसी काम को वो कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बोला कि आप बड़े हो गए हो,
अब ऐसी हरकत आपको नहीं करनी चाहिए, बड़े बनो, ठीक है। अब वो अगर बड़ों वाले किसी काम में कूदते हैं तो फिर उनको बोल दिया जाता है, अरे अभी तुम छोटे हो, ये क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह ही काम कर लो। तो वहाँ उनको बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम बड़े हैं या छोटे हैं। तो वही चीज़ की बात हो रही है कि जो एडोलसेंस एज है वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना चाहती है, लेकिन अगर उनको पीछे खींचा जाता है, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है, तो उनको रोल कन्फ्यूज़न होने लगता है। इस एज में क्या है कि हर बच्चा मीन्स जो एडोलसेंस है, चाहे वो किशोर है चाहे वो किशोरियां हैं, उनका अपना गोल डिसाइड हो जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा 8th 9th क्लास में 7th क्लास में बच्चा जो है वो ये डिसाइड करने लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, जो भी वो बनना चाहता है उसका एक गोल डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और इसी गोल से वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना चाहता है। लेकिन अगर वो किसी भी कारण से, चाहे वो उसका पीयर प्रेशर हो, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, चाहे फैमिली कंडीशंस हो, किसी भी कारण से अगर वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है, तो ऐसे में उसको रोल कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है कि आखिर उसकी अपनी खुद की क्या आइडेंटिटी है, उसकी पहचान क्या है, किस तरह से वो जाना जाएगा। ये सारे कन्फ्यूज़न उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और इसमें वर्च्यू क्या होगा, उसके अंदर निष्ठा या फिडेलिटी की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन स्टेज 6 हमारी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है वो हमारी किस स्टेज में डेवलप होता है, 18 to 14 ईयर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली एडल्टहुड। यहाँ क्या है कि युवावस्था में व्यक्ति घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। यदि संबंध बनते हैं तो उसके अंदर प्रेम की भावना विकसित होती है, और अगर संबंध नहीं बन पाते हैं तो आइसोलेशन उत्पन्न होता है। मीन्स देखिए 18 to 40 ईयर्स पे आके अब बच्चा मतलब किशोर जो है वो किशोर से हटके किशोर अवस्था में आ गया, कॉलेज लाइफ में आ गया। कुछ लोग जॉब भी मतलब कॉलेज के बाद जॉब भी करना शुरू कर देते हैं। 40 ईयर्स तक तो हम लोग सब जॉब करने ही लगते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सोशल लोग जो हैं वो मिलेंगे, उनके साथ हमारे कांटेक्ट होंगे। अब अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम उसके साथ एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, उनके साथ हमारे कांटेक्ट अच्छे बन रहे हैं, तो एक प्रेम की भावना विकसित होती है। कहते हैं ना, अच्छा दोस्त बन गया, बल्कि दोस्त से भी बढ़ के घर जैसे रिलेशन हमारे हो गए। लेकिन अगर हम उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हमारी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, आइसोलेशन उत्पन्न होगा। आइसोलेशन कहते हैं अकेलापन, जब व्यक्ति सबसे हटके अकेला रहने लगता है। अगर एक से लड़ाई हुई, दूसरे से लड़ाई हुई, तीसरे से लड़ाई हुई, तो ऐसे में क्या लगने लगता है कि हर किसी से मेरी लड़ाई होती है, यार किसी से बोलना ही बंद कर दो, अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। वो अकेला रहना पसंद करने लगता है, ठीक है। वर्च्यू क्या होगा इसमें, लव या प्रेम। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज 7 हमारी है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये किस एज ग्रुप में होता है, 40 to 65 मीन्स लेट एडल्टहुड है आपकी ये। और इसमें क्या है कि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा अगली पीढ़ी के लिए योगदान देता है। जो इंसान है 40 to 65 ईयर्स में क्या करता है, वो कुछ भी जो भी काम कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए, या फिर जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसके बच्चे हैं उनके लिए कर रहा होता है। उसको उनके लिए मीन्स फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें वो लोग, तो उनके लिए सेविंग करना स्टार्ट करता है। कोई भी उसका जो क्वालिटी है उससे उनको, बच्चों को वो सिखाता है कि हमारी संस्कृति ये है, ये अच्छे गुण हैं, इनको सीखिए। तो अगली जनरेशन में उनको ट्रांसफ़र कर रहा है वो। और यदि वह समाज के लिए कार्य करता है तो केयर विकसित होती है, और यदि वह केवल स्वयं तक सीमित रहता है तो ऐसी सिचुएशन में उसमें स्टैग्नेशन विकसित होती है। इट मीन्स कि अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप सबके लिए, परिवार में सबके लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो फैमिली के सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे बारे में कितना सोचता है, तो वो आपके बारे में भी सोचेंगे, आपको भी केयर करेंगे। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा
स्टेगनेशन विकसित हो जाती है। मीन्स आपको सब लोग जो हैं वो अलगाव कहते हैं। मीन्स आप लोग सबसे अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं ना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, वो वाली चीज़। वर्च्यू क्या होगी इसकी? केयर या देखभाल। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 8, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 ईयर्स की है और इसको हम कहते हैं ओल्ड एज। इसमें ओल्ड एज से लेके डेथ के टाइम तक ही इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर पाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि अब व्यक्ति उस पड़ाव पे आ गया है जब उसका रिटायरमेंट भी हो चुका है, वो अपने घर में, और वो अपने पूरे जीवन का मीन्स उसने पूरे जीवन में क्या क्या किया उन सब चीज़ों को इवेलुएट करता है या उनका मूल्यांकन करने लगता है। अगर उसने पूरी लाइफ में जो भी काम किए उनसे वो संतुष्ट है तो उसके अंदर विजडम विकसित होगी। और अगर उसको किसी भी चीज़ को लेके पछतावा है, मीन्स कि मैं और अच्छा कर सकता था, अगर मैं ऐसे करता तो ये और अच्छा होता, मैंने ये गलत कर दिया, अगर उसके अंदर इस तरह के पछतावे की फीलिंग आती है तो उसमें डिसअपियर उत्पन्न होता है। तो इसका वर्च्यू क्या होगा? विजडम, बुद्धिमता। और इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? डिसअपियर। तो ये आपकी 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन की, जो कि इन्होंने व्यक्तित्व के मतलब किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताया कि पॉजिटिव पार्ट क्या है और नेगेटिव पार्ट क्या है, और उसमें पॉजिटिव क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार मैंने बोली है कि किसी भी व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए किसी भी पॉजिटिव चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे उसको तो उसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो है वो विकसित होने लगेगा। अब अगर हम बात करें कि एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उसका एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, तो प्रत्येक आयु के अनुसार शिक्षण किया जाना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है जैसे कि अगर मैं 4 साल के एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो वैसे ही आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है या बच्चा जिस भी आयु ग्रुप का है उसी के अकॉर्डिंग उसका शिक्षण किया जाना, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वही चीज़ अभी मैंने कहा ना कि हर स्टेज पे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। कभी आपने कोई काम फर्स्ट टाइम किया, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। अगर मैं बार बार बोलूँ नहीं बेटा कर सकते हो, करिए, आप कोशिश तो करो एक बार, तो ऐसे में क्या होगा, आप उत्साहित होंगे और आप उस काम को करने के लिए तैयार भी होंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस काम को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उत्पन्न होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? विश्वास विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास मीन्स कॉन्फिडेंस। अभी वही चीज़ जो हमने लास्ट उसमें बात की है पॉइंट में कि आप उसको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट होके वो किसी कार्य को करेगा, अगर वो उस कार्य को कर लेता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट वन क्या है कि सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाना चाहिए। आपका जो क्लासरूम है उसमें बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? कुछ टीचर्स की क्या आदत होती है कि कुछ भी बच्चे ने गलती कर दी, कुछ भी बच्चे ने काम नहीं किया, तुरंत लिया और उसको पिटाई कर दी, उसको डांट दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत पनिशमेंट ज़रूरी है, लेकिन हम सभी नेगेटिव पनिशमेंट के थ्रू बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, उसको सही गलत समझाइए, उसको मोटिवेट करिए और किसी भी कार्य को करने के लिए उसे उत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों की पहचान एवं व्यक्तित्व विकास में सहायता करनी चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी आइडेंटिटी, उनके खुद के विकास के लिए हेल्प करनी चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी है ये उन्हें पता होना चाहिए। और इसके लिए जो टीचर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। स्वतंत्रता एवं निर्णय क्षमता का विकास। बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए और खुद से डिसीज़न लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होने देनी चाहिए। मीन्स
क्या मतलब हुआ इसका फ्रीडम से? मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे से काम हैं बच्चा अगर खुद से करना चाहता है तो उसको करने दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ रही है तो उसे इतना फ्रीडम दें कि वो खुद से डिसीजन ले सके। आप उस पर मतलब उसको इस तरह से कंट्रोल मत करिए कि नहीं तुम अभी छोटे हो, आप इसके लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको क्या करना चाहिए कि अपने ही गाइडेंस में उससे कहें कि आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद से सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं, हम देखेंगे। ऐसी सिचुएशन में बच्चे के अंदर निर्णय क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब है कि सहयोग से सीखना। सहयोग से मीन्स आपने एक ग्रुप बना दिया और आपने उस ग्रुप को कह दिया कि आपको ये काम करना है, कैसे करोगे ये आप लोगों को देखना है। तो एक दूसरे को सहयोग करेंगे और ऐसे में वो करना भी सीख जाएंगे। अभिभावक एवं शिक्षक का सहयोग, ये मैं आपसे स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि बच्चे के डेवलपमेंट में पेरेंट्स और टीचर दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। दोनों को ही एज अ गाइड काम करना है। स्पून फीडिंग नहीं करानी है हर काम में कि लाओ हम कर दें, लाओ हम कर दें। आप उनको सिर्फ क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे। बाकी काम कौन करेगा? बच्चा खुद से करेगा। सकारात्मक अनुशासन, आप उनको अनुशासित कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो अनुशासन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। जो नेगेटिव पनिशमेंट है वो हर वक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये थे एरिक्सन थ्योरी के शैक्षिक या एजुकेशनल महत्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके एडवांटेज की कि जो ये थ्योरी है इसके गुण क्या क्या हैं, तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास को जन्म से वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया माना है। यह सिद्धांत केवल बचपन तक सीमित नहीं है। मीन्स यहाँ जन्म से लेके वृद्धावस्था तक या बल्कि ये कहिए कि मृत्यु तक जितने भी व्यक्तित्व विकास जो व्यक्तित्व विकास हो रहा है उन सब के ऊपर इन्होंने बात की है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत बताता है कि परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज एवं संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में उसकी फैमिली, उसका विद्यालय, उसके फ्रेंड्स, समाज, जो हमारी संस्कृति है, उन सब का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये सिद्धांत ये भी बताता है कि विकासात्मक अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। मीन्स हर एक स्टेज में किस किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं। शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं एवं चुनौतियों का इस सिद्धांत में वर्णन किया गया है। कौन सी विशेषताएं मीन्स पॉजिटिव पार्ट है और कौन से नेगेटिव पार्ट हैं, कौन सी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ेगा, ये सारी बातें हमने इस थ्योरी में पढ़ी। यह सिद्धांत शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु एवं मनोसामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। यहाँ पर शिक्षकों को हेल्प किस चीज़ में मिल रही है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी आयु क्या है, उनका मनोसामाजिक आवश्यकता क्या है, साइकोसोशल नीड क्या है उनकी, या उनकी मनोस्थिति क्या है, ये सब जानने की क्या मिलती है उनको? हेल्प मिलती है ये सब जानने में। और अगर ये सब जानकर वो शिक्षण करेंगे तो बच्चे को पढ़ाना और अच्छा रहेगा या और अच्छे से वो बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। प्रत्येक अवस्था के सफल समाधान से होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम जैसे सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। अभी हमने जो 8 स्टेजेस पढ़ी हैं उन 8 स्टेजेस में हमने ये सब सकारात्मक गुण पढ़े। पहली स्टेज में होप थी, सेकंड में विल था, थर्ड में पर्पस था। इस तरह से करके हर एक अवस्था में एक सकारात्मक गुण जो है वो विकसित होता है अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान, परामर्श, बाल विकास, परिवार अध्ययन तथा सामाजिक कार्य जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। किसका? इस थ्योरी का। ठीक है। नेक्स्ट, विशेष रूप से किशोर अवस्था में यह सिद्धांत आत्म पहचान और कैरियर चयन को समझने में मदद करता है। जो किशोर हैं, किशोर या किशोरियां हैं, उनको आइडेंटिटी डेवलप करने में और उनके कैरियर को चूज करने में हेल्पफुल है कौन? ये थ्योरी। अब जब हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं तो
ये तो है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस इस थ्योरी में पाई गई। जैसे फर्स्ट वन था कि इरिक्सन के सिद्धांत के कई पहलुओं को पर्याप्त वैज्ञानिक शोध द्वारा पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मीन्स जो जो बातें इरिक्सन ने की हैं हर किसी को हम क्या है साइंटिफिकली मतलब कोई भी साइंटिफिकल रिसर्च करके उसे प्रमाणित नहीं कर सकते कि इन्होंने जो ये बात कही है ये 100% श्योर है। ठीक है। व्यक्ति का विकास हर समय निर्धारित आयु के अनुसार नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति जो है उसके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट तरह से होता है। अगर हमने अभी लास्ट टाइम भी पढ़ा था ये चीज़ कि अगर एक 9 महीने का बच्चा जो है वो खड़ा होना सीख गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा 9 महीने का बच्चा भी खड़ा होना सीख जाए। और ये भी हो सकता है कि एक बच्चा 9 महीने का खड़ा होना सीखा, एक 9 महीने का बच्चा अभी खड़ा होना नहीं सीखा, और हो सकता है एक 9 महीने का बच्चा तेज़ी से चलना सीख जाए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं व्यक्ति के डेवलपमेंट में या बच्चे के डेवलपमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी समाज पर आधारित है, इसलिए यह सभी संस्कृतियों और समाजों पर समान रूप से लागू नहीं होता। मीन्स जो हमारे एरिक्सन महोदय हैं वो कहाँ के थे? जर्मनी थे। ठीक है। और इन्होंने जो वर्क किया वो भी जर्मन और अमेरिका के लोगों पे किया। तो पूरी तरह से हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो सोसाइटी है उस पर हम इन नियमों को लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर व्यक्ति का स्वभाव, अनुभव, पारिवारिक वातावरण और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सिद्धांत सभी के लिए समान विकास क्रम प्रस्तुत करता है। मीन्स यहाँ पर हमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसे पारिवारिक वातावरण में ऐसा होगा या किसी की परिस्थिति ऐसी है तो ऐसा होगा। ये कॉमन जनरली सबके लिए बात की गई है इस थ्योरी में। बट हमारे यहाँ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा फैमिली वातावरण है या जो भी हमारी सिचुएशंस हैं वो सबकी सेम नहीं होती हैं। किसी किसी के साथ हो सकता है, जैसे आपने डिसिप्लिन में पढ़ा है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं। ठीक है। और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में जो है ये थ्योरी जो है वो अलग अलग वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक जीवन में कुछ लोग किसी अवस्था के संकट को बाद में भी हल कर सकते हैं या एक से अधिक संकटों का एक साथ सामना कर सकते हैं। मीन्स जो चुनौतियां आई अलग अलग स्टेजेस में, मैंने कहा कि अगर एक बार बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई, डाउट वाली फीलिंग आ गई, तो आगे तक उसके अंदर एक डाउट रहेगा। अगर इन्फिनिटी की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है तो हमेशा के लिए उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि वो उस कार्य को नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कहा कि वास्तविक जीवन में, मीन्स अगर रियलिटी में देखा जाए तो कई बार जो नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं तो उनको बाद में भी दूर किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, ईगो, आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी और विजडम जैसी अवधारणाओं का कोई भी ऑब्जेक्टिव मापन नहीं किया जा सकता है। मीन्स अगर आपके अंदर आइडेंटिटी को लेके कोई प्रॉब्लम है, विजडम को लेके कोई प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कह सकते ना कि वो इतना बुद्धिमान है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है या ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ मापन का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ का मापन मैंने किया और मैंने पाया कि ये इतनी है, जैसे अगर 2 किलो चीनी आपने दुकान से खरीदी, आपने उस दुकान पे तुलवाई, 2 किलो आई। आप किसी दूसरी दुकान पे चले जाइए, वहाँ भी वो 2 किलो आएगी। अगर आप अपने घर पे आके वेइंग स्केल पे उसको मेज़र करते हैं तो भी वो 2 किलो आएगी। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्टिव मेज़रमेंट। बट अगर हम बुद्धि की बात करें, इंटीग्रिटी की बात करें, आइडेंटिटी की बात करें, किसी के ईगो की बात करें, तो वहाँ हम एक ऑब्जेक्टिव मेज़रमेंट नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के अंदर इतना ईगो है या उसकी आइडेंटिटी इतनी है या उसकी विजडम इतनी है। तो यहाँ ये एक कठिन समस्या है। तो ये सारी हो गई हमारी थ्योरी की लिमिटेशंस। अब सब चीज़ें जब हमने पढ़ ली हैं, अच्छे से थ्योरी को समझ लिया है, आई होप सबको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बट स्टिल फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है इस थ्योरी में, कहीं भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है,
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, कमेंट करिए। जो नहीं समझ आया वो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। और अब यहाँ आगे आपको 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि इन 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ठीक प्रकार से दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी लेकर हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। ओके, क्वेश्चंस के आंसर मुझे सबके मिलने चाहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।